So good morning students. Today we are going to learn the second part of your chapter 4, the rat trap. Here it was late in December. The darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. Finally he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer stroke from an iron mill, he thought. There must be people nearby. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. Here the meaning of here gloom is dark. What is the meaning of gloom? Dark. Despair, hopeless. कोई उम्मीद नहीं हो, बिल्कुल ना उम्मीद हो जाना. Thumping, the sound of heavy object beating. Summon, gather means collection, or you can say collected. Stagger, to walk with difficulty. As it was the month of December, you know, as the वहाँ पे क्रिसमस ईव भी आई थी, तो यहाँ पर दिसंबर का टाइम चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे डार्क नाइट भी हो रही थी, प्लस कोल्ड भी बहुत ज़्यादा थी जब वो ओल्ड मैन के घर पर रुका था. तो इट गॉट डार्क अर्ली. एज इट गॉट डार्क हिज होप ऑफ एस्केपिंग द फॉरेस्ट रिड्यूस. जो इधर उधर वो घूमते भटकते हुए परेशान हो गया था फॉरेस्ट में कि कहाँ जाऊँ, किस तरीके से रास्ता ढूंढूं, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, वो अपने पाथ से खो चुका था. तो क्या हुआ, उसने अपनी जो होप है, क्योंकि डार्क नाइट हो चुकी थी, देयर वॉज नो होप हाउ टू फाइंड द वे टू कम आउट द फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट से निकलने की जो उम्मीद थी ना, उसको वो उसने रिड्यूस कर दी थी, खो दी थी, एकदम ना उम्मीद हो गया था वो. द डेंजर टू हिज लाइफ इंक्रीज. अब उसकी लाइफ को जो डेंजर था, खतरा था, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि फॉरेस्ट में था. फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो देयर, ठीक है, और उसके दुश्मन भी थे, क्योंकि वो थीफ था, वहाँ पे पाउच चुरा कर भागा था वो, तो उसको वैसे भी खतरा था. एंड सो डिड हिज फीलिंग ऑफ बीइंग होपलेस. देयर वाज नो वे लेफ्ट फॉर हिम. और जंगल से निकलने का कोई रास्ता उसके पास था नहीं, क्योंकि उसके साथ कोई और भी नहीं था, वो अकेला पर्सन था. सो ही सैट ऑन द ग्राउंड एंड वाज सो टायर्ड and terrified that he thought this was his last moment and soon he would die. As he laid his head on the ground, he heard a very strong regular sound. It was a hard sound that was coming at the regular intervals. अब वो क्या कह रहा है यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हो गया था, क्योंकि भयानक वाला चीज़ उसके साथ अब हो सकती थी. जंगल में था, वो अकेला था, डार्क नाइट थी, उसके पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था जिससे वो बच सके, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, टेरिफाइंग. उसके मन में ये चीज़ें आ रही थी कि लास्ट मोमेंट तक कि अब क्या होगा, मेरे साथ बहुत ज़्यादा भयानक हो गई मेरी लाइफ, तो नाउ मे बी ही वुड डाई. उसको मरने का भी ख्याल आ चुका था, क्योंकि हम बचपन से ही सुनते हैं जंगल में जाओगे तो बिल्कुल तुम बच ही नहीं पाओगे, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वहाँ पे हंटिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें हम सुनते रहते हैं. तो हमारे आधा तो दिमाग में यहाँ पर है पॉइजन, यहाँ पे है वो एक ऐसा कीड़ा जो कि दिमाग में घुसकर बैठा है कि मे बी वी आर इन डेंजर. As he laid his head on the ground, he heard a very strong regular sound. जैसे ही वो ग्राउंड पे लेटा, कोई उसके पास बेड वेड तो थे नहीं, कोई गद्दे वगैरह लेकर नहीं गया, कोई बिस्तर नहीं थे उसके पास, तो वो तो ग्राउंड पे लेटेगा. जैसे वो लैंड पे लेटा तो जंगल था, तो कोई और भी आ जा सकता है, हमारा पर्सनल तो होता नहीं है, तो वहाँ पर उसको क्या है, वो उसको सुनाई दी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेगुलर साउंड, जो कि जंगल से जनरली आती है. इट मीन्स जनरली आती है, इट मीन्स वो मे बी वाइल्ड एनिमल्स की होगी, क्योंकि डेली तो वहाँ पे इंसान नहीं फंसते ना डेली वो इंसान वहाँ रहते हैं. तो रेगुलर साउंड मीन्स वो जरूर कोई एनिमल की है. इट वॉज अ हार्ड साउंड दैट वॉज कमिंग एट द रेगुलर इंटरवल्स. और वो कुछ जैसे अपन 1 by 1 स्टेप रखते हैं, उस तरीके से वो 1 by स्टेप करके रेगुलर इंटरवल्स में वो साउंड आ रही थी. ही सून रियलाइज दैट दीज साउंड्स वर द साउंड ऑफ हैमर स्ट्रोक फ्रॉम एन आयरन मिल. धीरे धीरे हम उस आवाज़ को पहचानने लगते हैं. वो आयरन मिल की उसको लगी कि जैसे आयरन मिल में जो स्ट्रोक हैमर, जो हम वो गड्ढा खोदने के लिए काम में लेते हैं ना, आयरन का बना होता है, उसको रियलाइज हुई कि शायद ये आवाज़ उसकी है.
ही थॉट दैट ही कुड फाइंड सम पीपल नियर बाय, उसको ये भी लगा कि हाँ मेरे आसपास कोई जानवर नहीं है बल्कि कौन है, पर्सन है, इंसान है कोई। विद दिस थॉट, अब इस थॉट को लेते हुए ही गैदर्ड सम स्ट्रेंथ, उसके पास क्या आ गई, एक ताकत आ गई, एक स्ट्रॉन्गनेस आ गई, उसके पास एक स्ट्रेंथ आ गई। एंड स्टार्टेड वॉकिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी के साथ उसने वॉक करना स्टार्ट किया, क्योंकि उसको एक होप नजर आई, उसको लगा एक उम्मीद कि हाँ मैं शायद बच सकता हूँ। टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जहां से आवाज आ रही थी उस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट, the Ramsjo iron works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. In the summer time, long lines of heavy loaded barges and scows slid down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal crates. What is the meaning of here forge? Our shop where metal is heated. ये फॉर्ज जो एक शॉप है जहाँ पे मेटल को हीट किया जाता है, मेल्ट किया जाता है। बार्ज मीन्स अ लॉन्ग फ्लैट बॉटम बोट फॉर कैरिंग फ्रेट ऑन कैनाल्स एंड रिवर्स, जो कि फ्रेट जो है मतलब एक चार्ज है, जैसे अपने लगता है ना वहाँ पे शिप्स कैनाल्स यहाँ तक पहुँचाते हैं सामान, जो पहुँचाते हैं गुड्स को, तो उसमें कैनाल्स पे और रिवर्स पे सामान पहुँचाने के लिए ये बार्ज यूज होता है। Scow, a flat bottom boat used for transporting cargo to and from ships in the harbor. Shifted means descending lightly or sparsely as if sprinkled from a sieve, जो कि वो डिसेंड मतलब लाइटली बहुत ज़्यादा वो जो कर रहा था ना, स्पेयर्सली मतलब कि जो आयरन से मार रहा था, जो आयरन मिल में यूज़ होता है उसको कह रहे हैं यहाँ पे। स्मेल्टर, अ मशीन इन विच मेटल इज मेल्टेड टू फॉर्म इनटू अ शेप, वो मोल्ड करने के लिए जो काम आता है, शेप देने के लिए काम आता है पिघला के उसको। रोलिंग मिल, मशीन टू रोल मेटल इनटू शीट्स, जो कि रोल हुआ हम शीट्स में प्लेन कर देते हैं ना मेटल को, वो मशीन है। Now explanation, the Ramsjo Iron Work was a large plant that had shut down a few years ago. Ramsjo Iron Work जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लार्ज प्लांट था, मतलब बड़ी सारी फैक्ट्री थी जो कि काफ़ी साल पहले शट डाउन हो गई थी, मतलब बंद हो चुकी थी। इट हैड अ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड अ फॉर्ज, क्योंकि वो आराम से बड़ी सारी मिल थी तो उसमें फॉर्ज थी, मतलब शॉप्स भी थी वहाँ पे, रोलिंग मिल वाली मशीन थी, स्मेल्टर भी था, क्योंकि वो वहाँ पे वर्क करते थे फैक्ट्री, एज अ फैक्ट्री वर्कर आपको सारी चीज़ें मशीन्स रखनी पड़ती हैं, बड़ी छोटी, ऑल टाइप ऑफ। इन समर लॉन्ग फ्लैट बॉटम boats carrying the material would come down the canal which led to a large inland lake for supplying material to the mill. अब कुछ वो फ्रेट और जो ट्रांसपोर्टेशन का था उनके लिए भी उनको यहाँ पर करने थे, तो सप्लाई करते हैं मटेरियल मिल में। कौन करता है? वो जो बोट्स जो हमने पढ़ी थी अभी, स्काउ। And in winters, the roads turned black because of the coal dust that came along due to the transportation of the charcoal crates. चारकोल का कलर हम जानते हैं वो ब्लैक होता है, तो पूरी रोड पर क्या हो गया था, वहाँ पे जो डस्ट थी वो उड़ती थी और पूरी ऐसे लगता था लेयर बिछ गई है, चादर बिछ जाती थी, ब्लैक हो जाती थी पूरी रोड, बिकॉज ऑफ डस्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम ले जाते थे सामान, उनकी वजह से। During one of the long dark evenings just before Christmas, अब वो as I told you about the time of December, this is the time of December, तो dark evening थी, Christmas से पहले का ही दिन था। The master smith and his helper sat in the dark of forge near the furnace waiting for the crude iron. As you know about the furnace means उसकी surroundings, और you can say उसकी boundary, ठीक है, उसकी जो बाउंड्री होती है, वॉल होती है, उसकी बात कर रहा है। जो मास्टर स्मिथ था और उसके जो हेल्पर थे वो कहाँ बैठे थे? उसकी फॉर्ज में, नियर द फर्नेस, वेटिंग फॉर द क्रूड आयरन, वो जो वहाँ पे आयरन जो था, रॉ आयरन, उसका वेट कर रहे थे वो, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको वो फायर में पुट करते, टू बी रेडी टू पुट ऑन एन एनवेल, वो उसको मटेरियल बनाने के लिए, यूज करने के लिए उसका वेट कर रहे थे कि वो आएगा क्रूड आयरन और हम उसको मेल्ट होने के लिए रखेंगे, सो दैट वी कैन प्रोसेस द नेक्स्ट स्टेप। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास, स्टिर मीन्स होता है मिलाना, यू नो, ठीक है, विद अ लॉन्ग आयरन बार से, क्योंकि मेटल में हम तो हाथ दे नहीं सकते और कोई भी स्पून या कोई भी यूटेंसिल हम उसको यूज नहीं कर सकते, लाइक दैट वी यूज इन किचन,
वी कांट यूज दैट काइंड ऑफ यूटेंसिल हेयर। तो मेटल के लिए हम अलग से लॉन्ग आयरन बार होती है वो यूज करते हैं, दैट इज यूज्ड इन योर फैक्ट्रीज। Returning in a few moments, dripping with perspiration, though as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, करंट ना लग जाए, वो चीज़ हमारे पे ना गिर जाए। करंट के लिए हम यूज़ करते हैं वुड का, वी नो। तो इसमें वुडन शूज उसने यूज़ किए हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ बनते बनते लैब, आप देखते हो साइंस लैब में एसिड वगैरह होता है, तो वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी अलर्ट रिगार्डिंग दैट। तो इसमें भी क्या करा, मेटल जैसी चीज़ें बाई चांस वो हमारे ऊपर ना आ जाए, तो उन्होंने क्या करा, वुडन शूज़ का यूज़ करते हैं और लॉन्ग शर्ट पहनते हैं, सो दैट इट कांट बी हार्म अस, ठीक है, वो हमें हार्म ना कर सके। सो नेक्स्ट इज हेयर एनविल मीन्स a heavy iron block with a flat top and a concave sides। एक हैवी आयरन ब्लॉक होता है, फ्लैट उसका टॉप होता है और उसकी कॉन्केव, वी नो अबाउट द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव साइड का होता है वो। पर्सपिरेशन मीन्स स्वेट। On one long dark evening near Christmas time, as I told you about the Christmas time near, because it was a time of December. So the master smith and his helper were sitting in the dark forge which was built near the furnace. He was wearing a long shirt and a pair of wooden shoes, as I told you. Both of them were waiting for the pig iron which was put inside the furnace fire to be ready to put onto the anvil। दोनों किसका वेट कर रहे थे, पिग आयरन का वेट कर रहे थे, जो कि उन्होंने मेल्ट होने के लिए फायर में चढ़ा रखा था उसकी बाउंड्री के वहीं पे, ठीक है। एनविल इज अ हैवी ब्लॉक, एज आई टोल्ड यू। दे टुक टर्न्स टू स्टिर द लिक्विड विच वॉज वेरी हॉट। वो क्या करे, उसको स्टिर करने के लिए आए, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट था वो लिक्विड। As they could bear the heat for a few minutes, उन्होंने उस हीट को भी बेयर किया कि कैसे वो हीट लग रही है हमें, उसको भी टॉलरेट किया, हैंडल किया। Each of them would return sweating profusely, और वो लोग स्वेट होने लगे, मतलब उनको पसीने आने लगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगी थी उनको। All the time there were many sounds to be heard in the forge, the big bellows groan and the burning coal crack. The fire boy shoveled charcoal in the maw of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. Here bellow means air bag with emits a stream of air used for a blowing air into a fire. Shovel means move, maw means jaws, clatter means bang and whip means beaten with a whip here to hit something। वैसे whip से जो beaten करना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, hit करने के लिए बोला गया है। One could hear different type of sound in the forge। अब forge में different तरीके के काम चल रहे थे, तो उस शॉप में क्या हुआ, different type of sounds भी वहाँ पे आ रही थी। There was a big bellow which was blowing air in the fire with great sound। वहाँ पे big bellow था जो कि blow कर रहा था air उसमें, ताकि वो, जैसे अपन चूल्हे पे रोटियां सेकते हैं तो अपन उसमें फूंक मारते हैं, blow करते हैं ना उस air को, ताकि उसमें आँच बनी रहे, तेज कम होती रहती है वो वहाँ पे। तो उसी तरीके से वो क्या कर रहे थे, वहाँ पर जो उन्होंने फायर जला रखी थी उससे वो उसको ब्लो कर रहे थे एयर को, ताकि वो ग्रेट साउंड उसमें से आ रही थी। उसके बाद में ऑल्सो देयर वॉज द साउंड ऑफ क्रैकिंग कोल। यहाँ पर क्या था, कोल के क्रैक होने का साउंड भी आ रहा था, क्योंकि कोल भी तो जल रहा था, तो वो भी तो क्रैक होगा, टूटेगा। One could also hear the bang of charcoal which was being shoveled by the fire boy। और एक चारकोल जो है ना, क्या हो गया, वहाँ पे मूव करता हुआ उस फायर बॉय के पास आ गया जिसने फायर जला रखी थी, ठीक है। The sounds were coming from outside the mill। साउंड जो है मिल के बाहर तक आ गई, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग साउंड थी। These were of the waterfall। ये साउंड किसकी थी, वाटरफॉलिंग की थी। The high speed north wind which hit the raindrops against the brick tile roof। वो हाई स्पीड जो नॉर्थ विंड से, नॉर्थ साइड से, नॉर्थ डायरेक्शन से आ रही थी विंड की, जिसने रेन ड्रॉप्स को हिट किया, जिसकी वजह से वो वाटरफॉल हुआ अगेंस्ट द ब्रिक टाइल जो रूफ पे थी, ठीक है। नेक्स्ट इज
It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. What does it mean? It was due to these difficult types of sounds. ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि वहाँ पे different types of sounds आ रही थी, different kinds of sounds आ रही थी. That the blacksmith did not realize that a man had opened the gate of the forge. कोई forge का gate open करके अंदर तक आ गया, लेकिन उसको सुनाई नहीं दिया because of different kinds of sound and had entered till he came and stood near the furnace. और जब तक उसको नहीं पता चला कि कोई आ गया, जब तक वो फर्नेस के बाहर जहाँ उन्होंने फायर जला रखी थी उसकी बाउंड्री के वहाँ पे, तब तक कोई आदमी आके खड़ा नहीं हो गया, तब तक उनको उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come into the warm themselves in front of the fire. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty rag, and with a bunch of red traps dangling on his chest. Here, sooty panes means window panes covered in soot, means black powder produced when कोल वुड एक्सेट्रा इज बर्न. जो ब्लैक पाउडर आता है जब कोल, आफ्टर बर्निंग कोल और वुड जो पाउडर एशेज बचती है ना, उसकी बात कर रहा है, उसको कहते हैं सूटी पेन्स. Many homeless people used to get attracted to the lights of forge which peeked through the window panes which were covered with the black powder of burnt coal. अब काफ़ी सारे होमलेस पीपल जिनके पास घर बार नहीं होता था, शेल्टर नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, वो अट्रैक्ट होते थे उस लाइट को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पर जो मतलब चिंगारी वगैरह भी उछलती थी, क्योंकि ऑब्वियसली फायर है तो वहाँ की लाइट अलग होती थी, जो गैस पे आप लाइट जलाते हो वो अलग होती है, और जो आपके चूल्हे में जलती है वो चीज़ भी अलग होती है. और नॉर्मल हम लाइटर से अगर आग लगाते हैं तो वो कलर अलग होता है. तो वो बच्चा जैसे उससे अट्रैक्ट होता है, बच्चा तो गैस से भी अट्रैक्ट होता है, लाइटर से भी अट्रैक्ट होता है. उसको कोई भी डिफरेंट चीज़ दिखा दो, मैच स्टिक दिखा दो, उससे भी वो अट्रैक्ट हो जाएगा. और ही वॉन्ट्स टू ईट इट, ही डज नॉट नो वॉट इज द मीनिंग ऑफ. अगर वो फायर को खा जाएगा तो क्या होगा, उसके लग जाएगी, उसको नहीं पता होता. उसी तरीके से जब आप फोर्ज जैसी चीज़ देखते हैं, फैक्ट्रीज देखते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देखते हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू नो हाउ इज दिस, हाउ टू वर्क, व्हाट इज दिस, व्हाट डज इट मीन. तो हम उस चीज़ को जानना चाहते हैं, उस चीज़ को पहचानना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है, कैसे होता है. इंडस्ट्री में अब पता चलता है केमिकल बेडशीट्स बनती है तो उसका केमिकल निकलता है, उसके कलर्स निकलते हैं. उस तरीके से यहाँ पर क्या था, उनको अट्रैक्शन था उस चीज़ का कि फॉर्ज में जो लाइटनिंग हो रही है. जो होमलेस पीपल है उन्होंने तो ये चीज़ें देखी ही नहीं होती है, तो होमलेस पीपल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टफुल लग रही थी ये चीज़ें, तो वो उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, खींचे चले जा रहे थे थ्रू द विंडो पेन्स विच वर कवर्ड विद द ब्लैक पाउडर ऑफ बर्न कोल, क्योंकि वहाँ पे कोल का डस्ट आ रहा था. उस तरीके जब आप सब्जी छौंकते हो तो ऊपर से वेपर निकलता है, हीट निकलती है, वो जो स्टीम है वो क्या होती है, हमारी रूफ टॉप पे जम जाती है. कुछ टाइम बाद या आफ्टर 1, 2, 4, 5 ईयर्स बाद वहाँ से ब्लैक होने लग जाता है. धीरे धीरे वो मिट्टी, वो डस्ट, वो स्टीम जम जाती है और वो डर्ट बन जाती है. फिर व्हाट वी डू, पेंट, स्टार्ट पेंटिंग, पेंटर बुलाओ, स्टार्ट कर दो. धोने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. नेक्स्ट, तो वहाँ पे ब्लैक पाउडर जमा हुआ था बर्निंग ऑफ कोल का. दे वुड सीक शेल्टर देयर, वो वहाँ क्या करने गए थे, शेल्टर. जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है वो चीज़ ढूंढने जाता है. उनके पास, वो होमलेस थे, होम नहीं थी, उनके ऊपर रूफ नहीं थी, टेरेस नहीं थी, तो वो कहाँ पहुँच गए, उस फॉर्ज में पहुँच गए. क्यों पहुँच गए, किसी को नुकसान करने गए थे, चोरी करने गए थे, नहीं, वो सिर्फ वहाँ पे शेल्टर देखने गए थे कि एक छत मिल जाए हमें बस. दे वुड वार्म themselves with the help of burning fire. वो क्या करना चाहते थे, दिसंबर टाइम था तो वो अपने आप को बर्न करना चाहते थे कि ठीक है, ऐसे जलाना नहीं चाहते थे, वार्मनेस चाहते थे, तो वहाँ जाके वो गर्माहट में बैठ गए. As the blacksmith were accustomed to visitors, जैसे ब्लैकस्मिथ ने देखा विजिटर्स को, यहाँ कैसे विजिट करने आ गए भाई, ये तो फैक्ट्री है, ऐसे कैसे आ गए अंदर, देखा, दे वर इंडिफरेंट टू द मैन. ये उन लोगों से डिफरेंट थे जो कि नॉर्मली कैजुअली वो जिन लोगों से मिलता है उनसे वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगे उसको. दे जस्ट लुक एट हिम, उसकी तरफ उसने देखा, उन्होंने भी देखा. द रैट ट्रैप सेलर अपीयरेंस वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ अदर वॉन्डरर्स.
रैट ट्रैप सेलर की जो अपीयरेंस थी ना, जो वहाँ पे दिखाई दिया, जो अपीयर हुआ वहाँ पे, तो वो सिमिलर थी उसकी अदर वॉन्डरर्स से, मतलब कि जो लोग वहाँ पे वॉन्डरिंग करने आते हैं, कैजुअली घूमने आते हैं, मूव करने आते हैं, उनसे सिमिलर थी। ही हैड अ लॉन्ग बियर्ड, उसकी लॉन्ग बड़ी सारी दाढ़ी थी। डर्टी था बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ क्लोथ्स, उसके पास क्लोथ्स जितने अर्निंग नहीं थी तो पैसे भी नहीं थे जो कि क्लोथ्स चेंज कर सके। वोर ओल्ड वॉर्न आउट क्लोथ्स एंड हैड अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स हैंगिंग फ्रॉम हिज चेस्ट। और वो कौन था? रैट ट्रैप सेलर था, जो कि चेस्ट पे अपने बहुत सारे हैंगिंग करके लाया था। क्या? रैट ट्रैप्स को। नेक्स्ट, यस, he asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. Here haughty means arrogant. Explanation is this: the paddler tried to seek permission from the blacksmith so that he could stay in the forge for a night. Paddler मतलब जो rat trap है ना, वो ट्राई कर रहा था उसको परमिशन लेने की, किससे? ब्लैक स्मिथ से, जो वहाँ पे वर्क कर रहा था, फैक्ट्री वर्कर, सो दैट ही कुड स्टे इन द फॉर्ज फॉर अ नाइट, क्योंकि उसको तो बस रात बितानी थी, रात के लिए एक छत चाहिए थी, क्योंकि वो फॉरेस्ट में फंसा हुआ भी था, इसलिए अब उसको एक छत मिली तो वो क्यों खोएगा, तो वो परमिशन लेने आया था कि क्या मैं आज रात यहाँ बिता सकता हूँ। He allowed the paddler with an arrogant consent, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वे में, बहुत ज़्यादा एरोगेंसी तरीके से उसने कंसेंट दे दी, हामी कर दी उसको, बाय जस्ट नॉडिंग एंड डिडंट से अ सिंगल वर्ड टू हिम, मतलब कि उसको जैसे नॉर्मल बस इस टाइप का करके कह दिया, और एटीट्यूड भी दिखा दिया अपना कि मैं किस तरीके का बंदा हूँ, ठीक है, मैंने नॉर्मली कैजुअली आपको हाँ नहीं किया, मतलब आके मुझसे बात मत करने लग जाना, आई एम नॉट अ काइंड ऑफ फ्रेंडली नेचर। तो वो इस तरीके से था, और उसने सिंगल वर्ड भी नहीं कहा, और बस उसको कंसेंट बस दे दी नाम की। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग either, he had not come there to walk but only to warm himself and sleep. In those days the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. Here prominent means important, or you can say essential. ट्रैम्प मीन्स वैगाबॉन्ड और वॉन्डरर, मतलब कि जो छोटी छोटी दूरी पर, मतलब घुमक्कड़ नहीं कह सकते उनको ये कह सकते हैं जिनके पास शेल्टर नहीं होता या छोटी छोटी जगहों पे रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, हट्स में रहते हैं, जिनके पास परमानेंट हाउस नहीं होता, तो वो वॉन्डरर की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। द पैडलर ऑल्सो सेड नथिंग बिकॉज हिज मेन एम वॉज टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। अब पैडलर को, उसको भी, जो ब्लैक स्मिथ था उसको भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इंसान को मैन टू मैन जब पर्सन मिलते हैं, और उसके पास तो फैक्ट्री वर्कर था, वो इंडस्ट्रियल मैन था, तो उसको तो बहुत सारे लोगों से मिलना होता है एट दैट टाइम, तो ही कैन रिकॉग्नाइज कि व्हाट काइंड ऑफ द पर्सन इज। तो जैसे उसने रैट ट्रैप को देखा तो उसको लग गया रैप्टर सेलर को कि हाँ ठीक है, ये नॉर्मल इंसान है, इसको बस एक छत्र छाया चाहिए, दैट्स इट, ही वांट्स ओनली शेल्टर फॉर अ नाइट। तो इसलिए उसको क्या, और जब पैडलर वहाँ पे गया तो उसने भी उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसको इससे मतलब ही नहीं था कि वो कैसा आदमी है, उसने इतना एटीट्यूड दिखाया या इतना ज़्यादा ऐसा बिहेव किया, उसको इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसको तो सिर्फ और सिर्फ खुद को वार्म रखना था और स्लीप लेनी थी, दैट्स इट। वो थक गया था, और उसका जो डर था, फॉरेस्ट में हूँ, मुझे कोई मार देगा, काट देगा, मेरे को कोई पकड़ लेगा, मैं मर जाऊँगा, तो ये डर उसको मिट गया था, उसको कोई टेंशन नहीं थी अब। द ओनर ऑफ द राम्सजो आयरन मिल इन दोज डेज वॉज अ वेरी एम्बिशियस पर्सन। उस टाइम पे उसका जो एम्बिशन था वो बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा था, एम्बिशियस पर्सन था अपने वर्क को लेके, बिकॉज हुज एम वॉज टू सेल ओनली द फाइनेस्ट आयरन इनटू द मार्केट। क्योंकि उस टाइम पे उसको क्या करना था, उसको अपने सिर्फ काम पे ध्यान था, उसको मार्केट में एक अच्छा सा क्या करना था, फाइनेस्ट आयरन लाकर बनाकर बेचना था, दैट्स इट, उसको बस वो लॉन्च करना था मार्केट में। देयरफॉर ही यूज्ड टू कीप अ चेक ऑन द वर्कर्स बोथ ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। तो वो क्या कर रहा था, सिर्फ वर्कर्स को चेक कर रहा था कि दिन रात वो क्या काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, टाइम पास तो नहीं कर रहे, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही एम ले रखा था कि मुझे बस वो बनाना है और मार्केट में लाना है।
The owner was on a night inspection visit when the paddler entered the forge. अब ओनर जो था उस नाइट इंस्पेक्शन पे था, वो विजिट करने आया था उस टाइम पे जब पैडलर ने फॉर्ज में एंटर किया. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. The iron master did not follow the example of the blacksmiths who had hardly designed to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, and then tore off his slouch hat to get a better view of his face. What does it mean, ragamuffin? A person in rags, जो कि person जो rags में होते हैं. Do you know the rags means? जो बाउंड होते हैं अपने आप में, ठीक है. तो पर्सन जो कि कैद होते हैं एक तरह से, ठीक है, और कोई अपना काम में बाउंड होता है ना, उसको कहते हैं स्पेशली, ठीक है. Here Dane means to do something that one considered to be beneath one's dignity. Slouch hat means hat band on one side of the hat. It's a kind of hat. Unlike the blacksmith, the iron master at once noticed the paddler who was sitting so close to the furnace. अब उसमें क्या था, ब्लैक को ये चीज़ पसंद नहीं आई, अनलाइक थी उसके लिए. तो आयरन मास्टर जो है ना, उसने नोटिस करी पैडलर जो वहाँ बैठा था सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम वॉज कमिंग आउट ऑफ हिज टॉर्न क्लोथ्स, की उसकी जो स्टीम है ना बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा तेज थी वो. तो उसके जो फटे पुराने क्लोथ्स थे वहाँ तक वो कैच हो रही थी धीरे धीरे. But he did not realize. He not only went near him but also removed the wanderer's hat that was bent to one side so that he could see the man's face clearly. अब क्या था, वो न केवल उसके पास में गया बट ऑल्सो उसने उसके वॉन्डरर की जो हैट थी ना उसको भी रिमूव कर दिया, एंड दैट वॉज बैंड टू वन साइड, क्योंकि वन साइड से वो बैंड भी हो चुकी थी, सो दैट ही कुड सी द मैन्स फेस क्लियरली, जिससे कि वो मैन का फेस जो है क्लियरली देख सके. So students, we will continue third part of this chapter. Hope you understand. Thank you.